नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेतृत्व में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आज का मुद्दा जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो है स्पेशल स्टेटस। क्योंकि अभी बजट सेशन चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने हम उनको विस्तार से बता सकें और समझा सकें कि आखिर उन पर्टिकुलर चीज़ों का मतलब क्या होता है और उनसे बेनिफिट्स क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल स्टेटस से जुड़े हुए कि अगर राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो उसका आखिर अर्थ क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्पेशल स्टेटस मिला किन-किन राज्यों को। तो अभी तक स्पेशल स्टेटस जो हमारी जानकारी है उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन 10 राज्यों को जो है तो स्पेशल स्टेटस का अ, दर्जा प्राप्त है, ठीक है? तो मतलब ये बेसिकली जो ऐसे राज्य हैं जिनको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हो सकती है, किसी भी कारण की वजह से, इनकी डेमोग्राफी की वजह से, ज्योग्राफी की वजह से, कई जगह पे ज़्यादा बाढ़ आती है, बारिश ज़्यादा होती है या फिर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी वजह से इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो विशेष दर्जा मिलता है, स्पेशल स्टेटस मिलता है, तो इसके बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं? तो सबसे पहला आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो केंद्र की जितनी भी नीतियाँ हैं, उनमें ज़्यादातर क्या होता है कि सामान्यतः जो होता है तो अनुदान और ऋण के रूप में ऋण के बीच में एक परसेंटेज होता है, मोस्टली ये 50-50% होता है, कई केसेस में 60-70% तक भी जाता है। और बाकी का जो हिस्सा होता है, वो एक तरीके से ऋण होता है या फिर वो एक्सपेंसेस जो है तो स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, ठीक? लेकिन जब आप स्पेशल स्टेटस प्राप्त कोई भी अ, राज्य होता है, तो उस केस में 90% जो रकम होती है या फिर जो भी योजनाएँ होती हैं, उनमें 90% जो एक्सपेंसेस हैं, सेंट्रल के जो भी प्लान है, उसमें 90% अनुदान में आता है और 10% जो होता है ऋण होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 2020-21 के बजट में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को 1,31,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिली थी, एक एग्ज़ाम्पल के तहत अगर देखा जाए तो। अब आते हैं टैक्स कंसेशंस में। अब एक्साइज़ ड्यूटी में भी कई सारी तरीके की कंसेशन मिलती हैं। जैसे औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मदद कर सकती हैं और उदाहरण के लिए इन राज्यों में उद्योगों को 10 वर्षों तक उत्पाद शुल्क में छूट या कमी मिल सकती है। मतलब बेसिकली कि कोई भी अगर ऐसे उद्योग हैं जो यहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं, तो 10 वर्षों तक उनको जो उनका प्रोडक्शन टैक्स है या फिर उत्पाद शुल्क जिसे कहते हैं, उसमें छूट या कमी मिल सकती है। ठीक है? या तो पूर्ण रूप से पूर्णतः माफ़ किया जा सकता है या फिर उसमें टैक्सेशन कंसेशंस मिल सकते हैं। अब क्या हुआ टैक्स हॉलिडेज़, इसमें क्या-क्या टैक्स हॉलिडेज़ में आता है? अब इन राज्यों में नए उद्योगों को कुछ करों से 5 से 10 वर्षों तक एक्स्ट्रा और छूट मिल सकती है, ठीक है? एक्साइज़ ड्यूटी में भी कंसेशन मिल सकता है, टैक्स में भी कंसेशन मिल सकता है। जबकि नॉर्मल स्टेट्स में ऐसी कोई रियायत नहीं होती है, ठीक है? अ कर अब या तो टैक्स हॉलिडे कम होता है बेसिकली अगर मान लीजिए कि कोई स्कीम है जिसके तहत गवर्नमेंट ने कोई नया प्लांट एस्टैब्लिश किया है या फिर कोई सेमीकंडक्टर या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में गवर्नमेंट ध्यान दे रही है जैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ अभी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। अब उसमें कई बार हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिले लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो एक्साइज ड्यूटी के कंसेशंस हैं और टैक्स हॉलिडे हैं, ये या तो नहीं होता है या तो बहुत ही कम होता है, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विशेष अनुदान आपको केंद्र सरकार से मिलता है। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन राज्यों के सड़क विकास के लिए अधिक धन आवंटित कर सकती है, ठीक है? तो बेसिकली अगर यहाँ पे रोड डेवलपमेंट उस तरीके का नहीं है, तो उस तरीके से एक्स्ट्रा पैसे जो है तो गवर्नमेंट एलोकेट कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। यही चीज़ है जो एजुकेशन और हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, एनएचएम बोलते हैं, उसके तहत जितने भी राज्य हैं,
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य फंडिंग अधिक मिल सकती है इन लोगों को, ठीक है? जो जितने बेसिकली उनकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हेल्थ के लिए जो एक्स्ट्रा फंडिंग मिल सकती है, एजुकेशन के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग मिल सकती है उनको। उसके बाद नॉर्मल स्टेट्स में कोई भी इस तरीके के जो अनुदान होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो ऋण के माध्यम में मिलते हैं और अगर या तो नहीं मिलते हैं, ठीक है? अब इसके बाद आता है स्पेशल इंसेंटिव्स क्या-क्या होते हैं। अब जैसे यहाँ पे सब्सिडीज़ फॉर इंडस्ट्री, ठीक है? अगर कोई भी तरीके की इंडस्ट्रीज़ और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग बनाए जाते हैं, तो उसको मिलती है सब्सिडी। जैसे कि नए औद्योगिक इकाइयों के लिए पूँजी निवेश में सब्सिडी 30% तक हो सकती है, ठीक है? अगर कोई जो नया प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो है तो पूँजी निवेश मतलब बेसिकली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें सब्सिडी 30% तक हो सकती है। मतलब 30% तक जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको किसी भी तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। अब रिलैक्सेशन फ्रॉम रेगुलेशंस। अब रेगुलेशंस जो होते हैं जैसे निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में अधिक लचीले नियम होते हैं, ठीक है? इसमें भूमि अधिग्रहण मतलब लैंड एक्विजिशन को आसान बनाया जाता है। जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस है, इसको आसान बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो रेगुलेशंस में बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉर्मल स्टेट्स में ये सारे बेनिफिट्स नेग्लिजिबल होते हैं या तो नहीं होते हैं। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी। अब इसमें क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रल स्कीम। अब जैसे कोई भी सेंट्रल स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, उसपे उन स्टेट्स को आज़ादी होती है कि वो पैसे को किस तरीके से उपयोग करेंगे और जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में। तो राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ढालने के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जिससे कोई भी जो पैसे मिले हैं उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और उनको कई सही जगह पे उनके अनुसार मतलब वो खुद पैसे का जो एलोकेशन हुआ है उनको वह कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, उसकी आज़ादी होती है उन्हें। ठीक है। लेकिन नॉर्मल स्टेट्स में जो है तो एक स्कीम का पैसा आप दूसरी स्कीम में नहीं डाल सकते हैं और ये तो बेसिकली जो अनुदान मिलता है आपको, तो ये इस तरीके की ऑटोनॉमी जो है तो नॉर्मल स्टेट्स को नहीं होती है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैं जिनके तहत ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 371। आर्टिकल्स 371 के जो विभिन्न राज्यों से के लिए विशेष प्रावधान करता है, जो कि बहुत ही विशिष्ट आवश्यकता मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो जो कि जो जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक हो, जैसे कोई फ्लड इफेक्टेड एरिया है, डेमोग्राफी ऐसी है कि गरीब लोग हैं या कई सालों से सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, वहाँ के लोगों की हालत जो है तो सुधर नहीं रही है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ गई हों अचानक से, तो उन राज्यों के लिए इस तरीके के आर्टिकल 371 के थ्रू उन्हें स्पेशल स्टेटस में डाला जा सकता है। अलग से एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 बना था, जिसके तहत ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना की थी। जो कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकासात्मक गतिविधियों का समन्वय करती है। तो आपने देखा होगा अभी कि जितने भी मैक्सिमम राज्य आपने देखे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे राज्यों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले हुए हैं इस पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के तहत। अब इसके बाद 5वीं और 6वीं जो अनुसूचियाँ हैं, उनके तहत भी इन अधिकार मिले। ब जैसे भारतीय संविधान की ये अनुसूचियाँ अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान करती हैं, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्य में। तो 5वीं और 6वीं जो अनुसूचियाँ हैं मतलब बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसके तहत जो है तो अ अनुसूचित जाति और जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं, जो इन्फेक्टेड हैं, उन क्षेत्रों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती हैं और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करने का भी प्रावधान बनाती हैं। इस और मतलब स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए ये बात है। फिर आती है प्रभाव और चुनौतियाँ। अब इसके क्या होते हैं कि इसके कई सारे लाभ जैसे मैंने बात की आपसे राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना है। आप जानते हैं 2014 13 या 14 में तेलंगाना की स्थापना हुई।
तो जो उसका सबसे ज़्यादा कमाऊ एरिया था, हैदराबाद और तेलंगाना से जुड़े हुए काफ़ी एरिया थे, जहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई थी। वो सारी इंडस्ट्रीज़ तेलंगाना में जाने की वजह से आंध्र प्रदेश के पास जो है तो रेवेन्यू जनरेट करने के बड़े सेंटर नहीं रहे। देखने वाली बात ये है कि विशाखापट्टनम एक सबसे बड़ा पोर्ट हो सकता है, जो भी आंध्र प्रदेश के पास है। लेकिन बाकी जो है तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उस तरीके की कैपिटल डेवलपमेंट नहीं है। तो काफ़ी स्थिति जो है तो जैसी एक यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की स्थिति थी, उससे आंध्र प्रदेश की स्थिति आज काफ़ी खराब है। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू 2018 में भी इन्हीं सब डिमांड्स की वजह से एनडीए से अलग हो गए थे। जब उनकी बात नहीं मानी गई थी, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास अपने आप में बहुमत था और उन्हें जो है तो ऐसी किसी बात को मानने के लिए वो अ, फ़ोर्स नहीं किया जा सकता या तो उन पे दबाव नहीं डाला जा सकता था। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार का भी यही हाल हुआ कि झारखंड से अलग होने के बाद जब झारखंड का अलग हुआ तो उनकी जो भी संपदा थी, ये खनिज और इन सब से रिलेटेड वो 20 साल पहले वहाँ चली गई थी। अब आप सब समझ सकते हैं कि 20 साल पहले ये हुआ था तो उस समय पे पहले बीजेपी का भी शासन आया, बीजेपी का शासन था, फिर कांग्रेस का आया, फिर अब बीजेपी का 10 साल बाद है, लेकिन अचानक से फिर से जो है तो करीब 58,900 करोड़ रुपए का आवंटन जो है तो बिहार के लिए किया गया है। अब ये भी आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स है, लेकिन क्योंकि इन्हें स्पेशल स्टेटस में क्यों नहीं डाला गया? स्पेशल स्टेटस में इसलिए नहीं डाला गया कि अगर इन्हें भी स्पेशल स्टेटस में डाल दिया जाएगा, तो अगले 5 से 10 साल के लिए इनको स्पेशल स्टेटस में रखा जाएगा और स्पेशल स्टेटस के तहत इनको रेगुलरली हर साल इनके लिए एक्स्ट्रा पैसे जो है तो आवंटित करने पड़ेंगे, जो कि इस साल अगर किया हुआ है, तो इन्होंने करीब 26 से 27,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए और करीब 58,900 करोड़ रुपए बिहार के लिए जो आवंटन हुआ है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि अ, बिहार और अगर इनको रख दिया जाता, तो 10 साल के लिए करना पड़ता, जबकि ये आवंटन सिर्फ़ इस वित्तीय वर्ष के लिए लागू होता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि स्पेशल स्टेटस जो होता है स्टेट्स का, उसका आखिर फ़ायदा क्या होता है और उसके तहत एक्चुअली क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अलग-अलग जगह पे मिलते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ज़रूर आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएँ कि आपको हमारे हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।